मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आज गर्मी बहुत है ना, पसीना निकल रहा है। देखो इस टाइप की गर्मी में अगर पढ़ोगे, देखो दिल्ली उल्ली में बच्चे फीस देते हैं अच्छी खासी और एसी में बैठकर पढ़ते हैं। फिर जब आईएएस की परीक्षा होती है, पीसीएस की परीक्षा होती है, कोई परीक्षा होती है तो वहाँ कमरों में एसी नहीं लगा रहता है। फिर परीक्षा में जो है 2 घंटे की परीक्षा या 2.5 घंटे की परीक्षा है, एसी वालों की जो है तौबा निकल जाती है। हाँ सही बता रहा हूँ। तो ऐसे माहौल में तुम 1.5 घंटा बैठ करके पढ़ोगे तो फिर 2 घंटे की परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हर माहौल में रहना सीखना पड़ेगा आपको। हाँ, गर्म के माहौल में भी सरकारी स्कूल होते ही ऐसे ही हैं कि वहाँ से बच्चे जो है थपेड़े खा के निकलते हैं बाहर। तो इस गर्मी में थपेड़े खाओ यहाँ, और जब परीक्षा देने जाओगे तो ये ऐसे भी बेंच नहीं मिलते हैं। कई बार मैं तो परीक्षा वगैरह में गया हूँ, बैठा हूँ, तो बेंच में गैप इतना ज़्यादा होता है, पंखे चल नहीं रहे होते हैं, पसीना टपकता रहता है ओएमआर सीट पे। तो ऐसे माहौल से पहले से ही जो है जूझना सीखो, ठीक है। तो इस गर्मी में कभी ये मत सोचना कि पंखे नहीं चलते हैं या लाइट नहीं रहती है स्कूल में तो पढ़ने नहीं जाएंगे, ये कभी मत सोचना, क्योंकि ऐसे माहौल से आपको परीक्षा हाल में निपटना पड़ेगा। क्योंकि सरकारी बिल्डिंग सेंटर पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तो जानते ही हो, इसलिए पहले से ही ऐसे माहौल से लड़ना सीखते रहो। तो देखो हम लोग जो है स्थलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन कर लिए थे। हमारा ये भूगोल का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। भूगोल में हम लोगों ने स्थलमंडल पढ़ लिया था और वायुमंडल पढ़ लिया था। आज हम जलमंडल शुरू करेंगे। जलमंडल में ज़्यादा नहीं, 5-6 टॉपिक हैं और जलमंडल ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो मतलब काफ़ी चैप्टर्स हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ के दृष्टिकोण से, सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से, सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से जो जलमंडल में प्रश्न आते हैं वही हम कराएंगे, वही बताएंगे। क्योंकि उससे अधिक पढ़ने से फिर दिक्कत आएगी ज़्यादा गहराई में। वो तो अलग से जब सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, जैसे कोई मान लो सिविल की तैयारी करने के लिए एक अलग से सब्जेक्ट रखना है, तो सब लोग धीरे धीरे डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना है। एक ही सब्जेक्ट रखना होता है सिविल की मतलब मेंस की परीक्षा में, तो फिर उसके हिसाब से फिर उसकी भी तैयारी कराएंगे। कोई हिस्ट्री रख रहा है, कोई ज्योग्राफी रख रहा है, ठीक। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों तो मैं अच्छी तरीके से तैयार करवा दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है जलमंडल का अध्ययन करेंगे। देखो जलमंडल का अध्ययन करने से पहले एक आपके दिमाग में एक खाका खींच दूँ कि किस तरीके से जो है जलमंडल बना। जलमंडल कहने का मतलब यहाँ जलमंडल सबसे अधिक कितना हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है, जल है ना। और जल का भी लगभग 97% किस रूप में है, महासागरों के रूप में है। 97% किस रूप में है, महासागरों के रूप में। 3% का जल जो है वो नदी, झील, सागर और जो है इस तरीके से इस रूपों में है। कुछ बर्फ़ के रूप में है, जो है ठोस पदार्थ के रूप में जो बर्फ़ जमा हुआ है, इस रूप में है। तो सबसे अधिक जो जल है वो सागर और महासागर के रूप में है, 97%। तो यहाँ पर जलमंडल से मतलब ही होता है महासागरों के जल से संबंधित। तो महासागरों का कैसे आविर्भाव हुआ, किस तरीके से महासागर अस्तित्व में आए इस जो है हमारे पृथ्वी पर, इसका हम लोग एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कैसे अस्तित्व में आया। देखो हमारी पृथ्वी जो बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले क्या बना, ब्रह्मांड बना। 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग जो है सिद्धांत हुआ, वो बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। और उस महाविस्फोट के साथ क्या हुआ, जो है ब्रह्मांड बन गया। और उस ब्रह्मांड में जो है तमाम तारे बने, गैलेक्सीज बनी ना, गैलेक्सीज के अंदर तारे बने, और तारों से ही जो है अपने अपने उनके क्या बने, ग्रह बन गए। तो हमारा सौरमंडल अपने ग्रह के साथ था, पृथ्वी बन गई। अब पृथ्वी बनने के बाद में ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से मतलब सब कुछ बन गया, बहुत लंबी प्रक्रिया रही है, फिर जीवन आया पृथ्वी पर। तो उस दौरान जब सूर्य से ही पृथ्वी बनी है, ये तो तय बात है कि सूर्य से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और सूर्य क्या है, आग का गोला है, आज भी सूर्य जलता हुआ आग का गोला है। तो सूर्य जब सूर्य से ही कोई चीज़ बनेगी तो वो भी शुरुआत में क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो हमारी पृथ्वी शुरुआत में बहुत गर्म थी, लेकिन
उसकी पोजीशन सूर्य से इतनी दूर हो गई कि धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडी होने लगी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने, हमने बताया कि किस तरीके से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसे पृथ्वी का हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था, फिर कार्बन में चेंज हो गया और कार्बन ही चेंज होकर के ठोस पदार्थ बन गए, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर जो है चट्टानों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर चट्टान बने और चट्टानों के बनने के बाद जो है पृथ्वी एक अपने जियोइड आकार में आई। किस आकार में आई? जियोइड आकार में आई। अब इससे भी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी से ही कौन सा क्या बना? चंद्रमा। और बहुत सारे जो है छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी से अलग हुए, विखंडित हुए, क्योंकि एक बार जो है क्या हुआ था कि पृथ्वी से एक बड़ा ऑब्जेक्ट टकरा गया था, जिसके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। जब टक्कर हुई इस पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और फिर मंगल जैसे भारी पदार्थ जो है हमारी पृथ्वी से टकराया, तो टकरा करके क्या हो? पृथ्वी में गड्ढे हो गए, पृथ्वी में गड्ढे हो गए। तो इस तरीके से जियोइड आकार में हमारी पृथ्वी बन गई। किस आकार में? जियोइड आकार में। इस तरीके से पृथ्वी बन गई। ठीक, अब ये जो गड्ढे थे ये निकल गए बाहर, कहीं से कुछ पदार्थ निकल गया, कहीं से कुछ पदार्थ निकल गया, कहीं से कुछ पदार्थ निकल गया। और एक ऐसा समय आया कि हमारी पृथ्वी पर क्रिटेशियस युग में एक समय था जो है भूकालिक समय है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? हमारी पृथ्वी पर बहुत सालों तक क्या हुआ? ज्वालामुखी क्रिया हुई, ज्वालामुखी की क्रिया हुई। और उस ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर की जो गैसें थी और मैग्मा था, लावा था, तमाम प्रकार के जलवाष्प और बाकी पदार्थ थे, वो बाहर निकल करके आए वायुमंडल में और बाहर जाकर के छा गए, आसमान में क्या हो गए? छा गए। तो उसके कारण क्या हुआ? वायुमंडल का निर्माण हुआ। उसके कारण क्या हुआ? इस पृथ्वी पर वायुमंडल बना। वायुमंडल का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि वायुमंडल किस तरीके से पृथ्वी पर जो है पृथ्वी के बाहरी आवरण में वायुमंडल बना। तो ये वायुमंडल कहाँ से बना था? जब ज्वालामुखी क्रिया हुई तो उसके कारण तमाम प्रकार की गैसें निकली, तमाम प्रकार के जो है डस्ट पार्टिकल्स निकले। हमने बताया वायुमंडल की संरचना जो संगठन है उसमें 3 प्रकार के तत्व हैं, तो वो तीनों तत्व हमारे आसमान में छा गए, जिससे वायुमंडल बन गया। और वायुमंडल बन गया और पृथ्वी इधर धीरे धीरे क्या हो रही थी? ठंडी हो रही थी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। अब ठंडी होगी तो अंदर से ठंडी होगी पहले कि बाहर से होगी? बाहर से ठंडी होगी, बाहर से ठंडी होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर निकलता जाएगा। अंदर तो आज भी जो है गहराई में जाओगे 6-7 हज़ार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पृथ्वी के अंदर आज भी, क्योंकि पूरी तरीके से पृथ्वी अंदर से भी ठंडी नहीं हुई है। तभी तो ज्वालामुखी क्रिया समय समय पर होती रहती है पृथ्वी पर। तो इस तरीके से जब जलवाष्प बाहर निकला, जलवाष्प निकला और पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो ठंडी होकर के पृथ्वी वायुमंडल में थोड़ा ऊंचाई पे, हमने बताया कि ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान कम होता है, तो वो जलवाष्प क्या हो गया? और ठोस पार्टिकल्स भी पहुंचे थे, तो जलवाष्प का क्या हुआ? संघनन होना शुरू हो गया। क्या हुआ? संघनन हुआ। तो काफ़ी लंबे समय तक क्या हुई? पृथ्वी पर बारिश हुई। काफ़ी लंबे समय तक पृथ्वी पर बारिश हुई। अब बारिश हुई तो पृथ्वी के जो ये गड्ढे थे, ये वाले गड्ढे जो बताए मैंने, ये गड्ढे क्या हो गए? पानी से भर गए। तो ये पानी से गड्ढे भर गए, काफ़ी लंबे समय तक बारिश हुई तो पानी से गड्ढे भर गए। तो पानी से गड्ढे भर गए तो इन्हीं से क्या बन गया? महासागरों की उत्पत्ति हो गई, इन्हीं से महासागर बन गए। अब ये गड्ढों को हमने इस तरीके से भर दिया और इनका अगर औसत निकालेंगे तो ये पृथ्वी हमारी क्या बन जाएगी? गोल बन जाएगी। कहीं उठा हुआ भाग है, कहीं धंसा हुआ भाग है। तो इस तरीके से हम लोग पृथ्वी को इमेजिन करते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है? गोल आकार में, लेकिन है वास्तव में कैसे? जियोइड आकार में, गोलाभ आकार में। किस आकार में है? गोलाभ आकार में। गोलाभ मतलब गोला के समान है, ना कि गोला है। पृथ्वी गोला नहीं, गोला के समान है, गोला आकार नहीं। तो इस तरीके से ये जो है गोलाभ है, पृथ्वी जियोइड है। और जो गड्ढे वाले भाग थे वो पानी से भर गए। अभी सबसे गहरा गड्ढा जो है वो 11 किलोमीटर गहरा है। मैरियाना खाई 11 किलोमीटर गहरा है। समुद्र का, महासागरों का सबसे गहरा भाग क्या है? प्रशांत महासागर का मैरियाना खाई है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। तो और इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है वो कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा वाला भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और सबसे गहरा पॉइंट क्या है? मैरियाना खाई है। तो इनका सबका औसत निकाल करके ये माना जाता है कि पृथ्वी गोल हो जाती है, पृथ्वी गोल हो जाती है। तो इस तरीके से महासागरों की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी पर महासागरों की इस तरीके से उत्पत्ति होगी। अब यही महासागर जलमंडल के रूप में 71% जो है जलीय भाग है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है? जल है। अब मतलब अगर राउंड मतलब पूरी तरीके से अगर आंकड़ा याद करना है तो 70.8% है, लगभग 70.8% है, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग पढ़ लेते हैं 71%। ठीक, और उधर लगभग 20 पॉइंट समथिंग जो है क्या है? स्थलमंडल है। ठीक, तो इस तरीके से 20 होगा, कितना होगा और ज़्यादा होगा, तभी तो 100% होगा भाई। 1/3 ऐसे मान कर चलो कि 1/3 क्या है?
1/3 क्या है, स्थल मंडल है, और 2/3 क्या है, जल मंडल है। 2/3 क्या है, जल है, और 1/3 क्या है, स्थलीय भाग है। ऐसे भी प्रश्न आता है, 1/3 क्या है, स्थल है, और 2/3 क्या है, जल मंडल है। इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो 1 हो जाएगा, तभी तो 100% होगा। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जो है लगभग 71% और 29%, ये 29% होगा, ठीक, तब हो जाएगा 100%। तो ये क्या है, जो है 71% राउंड फिगर में क्या है, जलमंडल है, और 29% क्या है, स्थल मंडल है। 2/3 जलमंडल और 1/3 स्थल मंडल है। ये फिगर आपको याद रखना। तो इस तरीके से महासागरों की उत्पत्ति हो जाती है। अब महासागरों की उत्पत्ति हो गई तो हम लोग महासागरों में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, महासागरों में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये जानना जरूरी है। देखो, महासागर बन गए। अब ये मैंने बताया जैसे कि ये पूरा इस तरीके से गड्ढा है, तो इसको हम लोग पार्श्व क्षेत्र के माध्यम से समझते हैं। पार्श्व, जैसे हमारे धरातल पे कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं क्या है, मैदान है, वो तो हम धरातल पे है तो हमको दिखाई देता है। हम जब पृथ्वी का भ्रमण करते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जो महासागर हैं, महासागर मुख्य रूप से कितने हैं, देखो प्रश्न आते हैं तो आपको याद रखना है। महासागर मुख्य रूप से कहीं कहीं मिलता है 4 महासागर हैं, और कहीं कहीं मिलता है 5 महासागर। दोनों बताता हूँ। छोटी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें मोस्टली 5 महासागर आपको ध्यान रखना है, और जो बड़े लेवल की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर 4 महासागर। लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि महासागर कितने हैं, क्योंकि किताब लिखने वाले और विद्वानों के बीच खुद मतभेद है, इसलिए संख्या नहीं पूछते कि महासागर कितने हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है भाई, महाद्वीप तो 7 हैं, क्लियर सी बात है, महाद्वीप 7 हैं, लेकिन महासागर 4 भी कहते हैं और 5 भी कहते हैं। और एक गाना है 7 समंदर पार में, तो कौन सा गाना है पिया, कोई गाना है इस तरीके से, तो हाँ, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये वाला गाना है ना। तो 7 समंदर, अब ये गाना कैसे बना दिया भाई, 7 समंदर कैसे हुए तो वो भी बताऊंगा। 7 भी समंदर है, समंदर का मतलब यहाँ महासागर, 7 भी महासागर हैं, 4 भी है, 5 भी और 7वां भी महासागर है। तो ये भी है, ये कैसे है। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है विश्व का मानचित्र बनाते हैं, और इसके बाद ग्लोब पे समझते हैं कि कैसे ये महासागर है। देखो, ये तो हमारा कौन सा महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका। हाँ, यहीं से शुरू करता हूँ बनाना, उत्तरी अमेरिका तो ध्यान ही रहेगा। ये है उत्तरी अमेरिका, और ये कौन सा अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। हाँ, पूरा मानचित्र याद होना चाहिए। और ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। और ये कौन सा सागर है, एक सागर है ना यहाँ पर, कौन सा सागर है, अरे वहाँ आर्कटिक कहाँ है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक सागर है, कौन सा, भूमध्य सागर है ना, पता है। और ये है अरब प्रायद्वीप, और ये क्या है, भारत है ना। नक्शे में सब जो है ध्यान दिया करो, देखा करो नक्शा बीच बीच में। और ये कौन सा, जापान है, ये कौन सा है, जापान। और इंडोनेशिया, मलेशिया है यहाँ, ठीक। और ये कौन सा महाद्वीप है, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया है पूरा, और यहाँ छोटे छोटे यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ये सब मिला के क्या कहलाता है, ओशिनिया, ठीक। तो इस तरीके से अब ये इसमें जो है, ये तो हमारा ये हमने जो बनाया ये क्या है, महाद्वीप है, ये क्या है, महाद्वीप है। अब इनके चारों तरफ क्या है, जल मंडल है। इनके चारों तरफ इस तरीके से अगर हम खींच दें तो इसमें क्या है, जल भरा हुआ है। ये हमारी पृथ्वी है, अब इसमें जल भरा हुआ है। तो इधर जो जलमंडल है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर। ये वाला भाग क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। और अगर इसको हम मिला दें, जैसे ये हमारा क्या है, ये नाखून है, ठीक। ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, और नाखून वाला भाग क्या है, प्रशांत महासागर है। नाखून वाला भाग क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। अब इसको ऐसे खोल दिए, इस तरीके से खोल दिए, तो प्रशांत महासागर का ये वाला हिस्सा इधर चला गया, और ये वाला हिस्सा इधर चला गया। तो इस तरीके से, हाँ, अब ये अगर इन दोनों को मिला दें, इधर से मिला दें, तो प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। ग्लोब पे समझने के लिए अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे ये वाला पीछे वाला पूरा हिस्सा क्या है, प्रशांत महासागर है। लेकिन हम जब मानचित्र बनाते हैं, विश्व का मानचित्र बनाते हैं, भाई ग्लोब, या तो हमारे पास ग्लोब होना चाहिए, जेब में रख नहीं सकते हैं ग्लोब को, तो हम लोग क्या रखते हैं, मानचित्र रखते हैं। तो मानचित्र जब बनाएंगे तो उसमें दोनों भाग को क्या करेंगे, अलग करना पड़ेगा, हमको दोनों भाग को अलग करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट करके हम देखते हैं कि महासागर, जो प्रशांत महासागर है, वो पूरा एक भाग है। और हमने इसके पीछे एक स्टोरी भी बताई थी, प्रशांत महासागर कैसे बन के आया। सबसे पहले प्रारंभ में प्रशांत महासागर ही था इस पृथ्वी पर। सबसे पहले कौन सा महासागर
आया प्रशांत महासागर। हमने बताया था स्थल मंडल किस तरीके से बना था। सबसे पहले ये जो भाग था स्थल वाला, ये क्या कहलाता था? पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो जल मंडल था उसको पैंथालसा कहा गया था ना। और उसी पैंथालसा का जो अस्तित्व था उस वही क्या कहलाया? प्रशांत महासागर। अभी कई महासागरों में बट गया, तो पैंथालसा के नाम से ही प्रशांत महासागर बन गया सबसे बड़ा, इसलिए सबसे बड़ा महासागर ये है। तो दोनों तरफ एक ही प्रशांत, मतलब एक ही पढ़ा जाएगा, दोनों तरफ क्या है? प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन अंग्रेजी में कहते हैं। और एस के आकार में यहाँ पे बीच में एक महासागर है, एस के आकार में, जिसको क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक या इसको अंध महासागर भी कहते हैं। कौन सा महासागर? अंध महासागर भी कहते हैं। ये अंधा है, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर भी इसको कहते हैं, तो याद रखना ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक या अंध महासागर। ठीक। और इसके अलावा ये हिंदुस्तान है, ये क्या है? हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के नाम से ये जो पानी भरा हुआ है जलीय भाग, इसको क्या कहा गया? हिंद महासागर। इसको क्या कहा गया? हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर है। और नीचे तो एक महाद्वीप है जिसको अंटार्कटिक महाद्वीप कहते हैं, नीचे महाद्वीप है जिसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप। लेकिन ऊपर महाद्वीप नहीं है, ऊपर उत्तरी ध्रुव में महाद्वीप नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये तो मतलब वो लगा हुआ है इसका जो है छल्ला, लेकिन अगर छल्ले को हटाओगे तो नीचे नीला नीला दिखाई देगा। तो नीला वाला भाग क्या है? जलीय भाग होता है। हमारे मानचित्र पे कलर के हिसाब से सब कुछ पहचाना जाता है, शुरुआत में ही मैंने पढ़ाया था। तो ये नीला वाला भाग है, जल है। नीला वाला भाग क्या है? जल। तो ऊपर ये जल भरा हुआ है। अब इस और नीचे इधर देख सकते हो, यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर क्या है? वाइट है। तो ये महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक। और वाइट है, वाइट का मतलब क्या है? यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप है। और उत्तरी ध्रुव पे जल है, और जल वाले भाग को क्या कहलाता है? कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के आसपास एक महासागर है जिसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। अब ये 4 महासागर हो गए, आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद, 4 महासागर हो गए। ठीक। तो ये 4 प्रमुख महासागर हैं। अगर इनका हम सीक्वेंस देखें तो कौन सा सबसे बड़ा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। लेकिन कुछ चुटपुटिया टाइप के विद्वानों ने कुछ अपनी किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने क्या किया? ये नीचे वाला जो महासागर था, ये नीचे वाला भाग, इसको थोड़ा सा प्रशांत से ले लिया, नीचे वाला भाग प्रशांत महासागर से ले लिया, इसका निचला भाग यहाँ से ले लिया जो है हिंद महासागर का, यहाँ से ले लिया प्रशांत महासागर का, यहाँ से थोड़ा सा ले लिया अटलांटिक महासागर का, और इधर से भी प्रशांत महासागर तो है ही है। तो ये थोड़ा थोड़ा भाग तीनों का ले लिया। किसका? प्रशांत का, अटलांटिक का और हिंद महासागर का, तीनों का ले लिया। और ये चूँकि दक्षिण में है, ये कहाँ है? दक्षिण में है। तो दक्षिण में है इसलिए तीनों का भाग ले लिया, तो नाम दे दिया साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। क्या नाम दे दिया? दक्षिणी महासागर। तो जो 5वां महासागर बना वो कौन सा बना? दक्षिणी महासागर। 5वां महासागर जो बना कौन सा बना? दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर एक्चुअली कोई अलग से महासागर नहीं है। दक्षिणी महासागर एक्चुअली कोई अलग से महासागर नहीं है। वो क्या है? हिंद महासागर का थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा, प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी हिस्सा, ये सब मिला करके क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर, वो दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। तो 5वां महासागर ये बन गया। अब यहाँ पर अगर हम सीरियल से देखें कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ये लगाने के लिए आता है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में महासागर का क्रम लगाइए। जैसे हमने दिया था ना कि वायुमंडल में जो है परतों का क्रम बताइए, कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है। ऐसे ही लगाने के लिए प्रश्न आते हैं इसमें कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, और अवरोही क्रम और आरोही क्रम आपको पता होना चाहिए कि अवरोही का मतलब होता है घटती हुई संख्या, मतलब बड़ी संख्या से नीचे, और आरोही का मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना, अवरोही का मतलब ऊपर से नीचे उतरना। ऊपर मतलब बड़ी चीज़ से छोटे की तरफ आना, और आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो अब यहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा हो गया? प्रशांत तो है ही है, प्रशांत नंबर 1 पर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा हो गया दक्षिणी महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर इस तरीके से हो गए। अब एक बार याद करो, सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर, 5वें नंबर पे आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से 5 महासागर क्या हो गया? क्रम हो गया, घटते हुए क्रम में। अब हिंद महासागर को
अर्ध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर। और हिंद महासागर का दूसरा नाम है अर्ध महासागर। कैसा महासागर? अर्ध, आधा महासागर। भाई ये देखो, ये आधा ही तो है, बाकी प्रशांत तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, अटलांटिक महासागर भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, और ये जो है ये आधा ही है। और ये भी आर्कटिक महासागर भी पूरा ऊपर जो है फैला हुआ चारों तरफ, इस तरीके से चारों तरफ जो है उससे घिरा हुआ है और ऊपर है पूरा। लेकिन जो हिंद महासागर है ये आधा है, ये हिंद महासागर आधा है, तो ये अर्ध महासागर कहलाता है। कौन सा महासागर? अर्ध महासागर, हाफ ओशियन। कौन सा ओशियन? हाफ। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अर्ध महासागर किसे कहते हैं, तो अर्ध महासागर किसको कहते हैं? हिंद महासागर को कहते हैं। और दक्षिणी महासागर तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये महासागरों के कुछ नाम हो गए और क्रम हो गए। और अब हमने एक चीज़ और बताया था कि 7 महासागर, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये कैसे हुआ? अब देखो, ये यहाँ से एक रेखा खींची जाती है जो बीचों बीच से जाती है, क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो अब इसका भाग जो अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग है, उत्तरी अटलांटिक कहलाता है। कौन सा अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक महासागर का उत्तर वाला भाग कहलाता है उत्तरी अटलांटिक, और दक्षिणी वाला भाग कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक। प्रशांत महासागर का उत्तरी वाला भाग कहलाता है उत्तरी प्रशांत, और दक्षिणी वाला भाग कहलाता है दक्षिणी प्रशांत। तो अब दो महासागर और बढ़ गए, 2 महासागर और बढ़ गए, उत्तरी अटलांटिक और जो है उत्तरी प्रशांत महासागर। क्योंकि ये 2, भाई एक तो पहले से था ही, दोनों अलग अलग कर दिया गया, तो 2 और बढ़ गए। तो इस वजह से यहाँ पर जो गाना लिखने वाले हैं वो 7 महासागर की बात करते हैं। तो अब 7 महासागर हो गए ना, 7 समुद्र पार वाला हो गई गाना। तो इस तरीके से ये हमारे जो है पृथ्वी पर महासागरों की ये व्यवस्था है। अब हम लोग महासागरों की गहराई में उतरेंगे। जैसे एक ऋषि थे, कौन से ऋषि थे जिन्होंने समुद्र का पानी पी लिया था? कौन से ऋषि थे? मैं भूल गया हूँ। एक बार बताया भी, कश्यप ऋषि थे क्या? चलो कोई भी रहे होंगे। तो अगर मान लेते हैं कोई ऋषि आए और पूरा पानी पी जाए, महासागर का पूरा पानी पी जाए। जैसे भगवान राम जी जब श्रीलंका जा रहे थे सीता जी की खोज में, सीता जी को लेने, तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने इंतज़ार किया कि किस तरीके से समुद्र को लांघा जाए। भाई श्रीलंका यहाँ है और बीच में जो है हिंद महासागर का ये वाला भाग था, हिंद महासागर से मतलब अलग था श्रीलंका। हाँ, अगस्त ऋषि ने, ठीक, अगस्त ऋषि ने समुद्र का पानी पी लिया था, सुखा दिया था। तो अब यहाँ पर जब श्री राम जी यहाँ बैठे थे कन्याकुमारी के पास, रामेश्वरम के पास, अब उनको श्रीलंका जाना था, समुद्र को लांघना था। तो समुद्र को लांघने के लिए बहुत हवन किया, बहुत यज्ञ किया, समुद्र का पानी नहीं सूखा, नहीं कम हुआ। तो लास्ट में गुस्से में आते हैं। भाई राम जी बहुत अंत में गुस्सा होते थे, क्योंकि देखो, अच्छा हमको ईश्वर से सीखना चाहिए। भगवान राम जो हैं मतलब उनको हम भगवान कहते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी यातनाएं झेली हैं, और हम लोग थोड़ी सी यातना में ही जो है टूट जाते हैं। उनका जन्म हुआ तो विभेद हुआ, क्योंकि जो उनकी माँ थी कौशल्या दशरथ की प्यारी रानी नहीं थी, प्रिय रानियों में से नहीं थी। कैकेयी प्रिय रानी थी, कौशल्या बड़ी रानी थी, लेकिन कौशल्या को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो अब राजा दशरथ जो है कैकेयी से ज़्यादा जो है आकर्षित थे, ना कि कौशल्या से। तो जब बाद में मतलब हालांकि कैकेयी जो है सुंदर थी, और कैकेयी साथ में युद्ध में भी जाया करती थी, राजा दशरथ के साथ युद्ध भी जाया करती थी। तो जब राम पैदा हुए तो प्रिय रानी नहीं होने के कारण राम को इतना ज़्यादा जो है दुलार नहीं मिला था, राजा दशरथ थे। तो उन्होंने बहुत बचपन से ही संघर्ष झेला है, मतलब उनको निर्वासन हो गया, वनवास हो गया, चले गए। एक साधारण व्यक्ति अगर वो भगवान शुरू से होते तो क्या निर्वासन होता? भगवान तो वो थपेड़े खा करके बने हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने संघर्ष झेला, तब उनको आज हम गॉड कहते हैं। इसलिए जो है कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ईश्वर है तो उसको जो है बहुत सुख सुविधाएं मिले होंगी, कुछ मिला होगा। तो ईश्वर जो है खुद यहाँ पर इंसान अपने आप को ईश्वर के तत्व अगर बना लेता है अपने कर्मों से, तो उसे लोग ईश्वर कहने लगते हैं।
तो भगवान नहीं थे पहले, राम ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतना ज़्यादा सब कुछ झेला। वो स्वयं कभी नहीं कहे कि हम ईश्वर हैं, कभी उन्होंने कहा नहीं, ना कभी दिखाया। तो जब समुद्र की बात मैं कह रहा था, तो पानी नहीं ख़त्म हो रहा था, सब कुछ याचनाएं की, सब कुछ किया, फिर लास्ट में गुस्सा होते हैं और निकालते हैं अपना जो है संधान करने के लिए धनुष बाण निकालते हैं। तब जो है समुद्र देवता चरणों में गिर जाते हैं कि भगवान जो है ऐसा अनर्थ मत करना, सूख जाएगा समुद्र, और जो यहाँ के प्राणी हैं, समुद्री प्राणी, वो सब तराए तराए करके मर जाएंगे। तब जो है उसके बाद में व्यवस्था होती है कि एक पुल बनाया जाए और उस पुल पे तैरते हुए पत्थर डाले जाएंगे और उससे जो है लंका पहुंचा जाएगा। तो पत्थर एक्चुअली तैरते हुए पत्थर क्या है, वहाँ पर समुद्र में फेन से भी पत्थरों का निर्माण हो जाता है, समुद्री फेन से। समुद्री फेन मतलब फेन, जैसे हम झाग बनाते नहीं, जैसे कपड़ा धुलने के लिए हम लोग झाग बनाते हैं, और झाग कितना हल्का होता है, अगर वही झाग सूख करके ठोस हो जाए तो उसके बाद भी वो तो हल्का ही रहेगा। तो ऐसे ही समुद्री फेन से जो है जो पत्थर बन गए, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा करके वहाँ के इंजीनियर, नल नील इंजीनियर ही तो थे, उन्होंने पुल बनाया था। तो नल नील जैसे लोगों ने उन पत्थरों को चुना, ढूंढा और उनको उस पर डाल दिया, तो वो तैरते भी रहे और उसी से जो है पुल का निर्माण हो गया। तो तैरता हुआ पुल भाई भारत में ही बना था, सबसे पहला प्राचीनतम पुल, तैरता हुआ पुल नल नील जैसे जो है इंजीनियरों ने बनाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है पुल बनाया, जिसको आज हम आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। यहीं पर जो है पाक स्ट्रेट है, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट है। तो इस तरीके से वो सब हम भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। तो अब जैसे अगस्त ऋषि ने सुखा दिया पानी को, मान लेते हैं, तो अब जब पानी सूख जाएगा तो इसका पार्श्व चित्र देखते हैं हम लोग समुद्र का, इसको हम बिगाड़ते हैं। मान लेते हैं जो है जैसे ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये क्या है उत्तरी अमेरिका, और यहाँ है आपका जो है यूरोप, यहाँ पर क्या है यूरोप। अब बीच में है उत्तरी अटलांटिक महासागर, बीच में क्या है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और अगस्त ऋषि यहाँ बैठ गए और इन्होंने कहा उत्तरी अटलांटिक महासागर का पूरा पानी मैं पी जाता हूँ। तो अब पूरा पानी पी गए, सूख गया तो आप पैदल जा सकते हो कि नहीं, इसमें पैदल जा सकते हो। उत्तरी अमेरिका से चलना शुरू करो, यूरोप तक पैदल चले जाओगे। पानी भरा होगा तो आपको तैरना पड़ेगा, जहाज से जाना पड़ेगा पानी के। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये हो गया यूरोप। ये क्या हो गया यूरोप, और इधर हो गया उत्तरी अमेरिका। ये जो चित्र बना रहे हैं इसी का क्या हो गया, ये पार्श्व चित्र हो गया। यहाँ पर इमेजिन करते हैं ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो। अब जब पानी ये सूख गया तो यहाँ से आप चलना शुरू करोगे, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्या दिखेंगे आपको, स्थलाकृतियाँ, बहुत सारी स्थलाकृतियाँ दिखेंगी। जैसे कि हम स्थल पर देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, उसी तरीके से यहाँ भी दिखेंगी। तो ये ढाल दिखेगा, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखेगा ऐसे, तो मैदान टाइप का हो जाएगा, ये सागर में सागरीय मैदान हो जाएगा। फिर यहीं पर कुछ इस तरीके से उठा हुआ एकदम भाग दिखेगा जो जल में ही डूबा रहेगा, और कुछ इस तरीके से बाहर भी निकला हुआ भाग दिखाई देगा इस तरीके से, जो ये क्या बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा, समुद्री पर्वत। और इसी में अगर कहीं पर जो है कुछ इस तरीके से हरियाली वरियाली हो गई और ऊपर समुद्र से निकला हुआ भाग है, लोग रह रहे हैं, तो ये आइलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरे सागर में यहाँ से चलो और इधर तक आओगे पूरे सागरीय भाग में, तो आपको बहुत सारे जो है इसमें स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसको बोलते हैं महासागरीय जो है लैंडफॉर्म्स, ओशनिक लैंडफॉर्म्स। महासागर के अंदर हम लोग धरातल पे भी पढ़ते हैं पर्वत, पठार और मैदान। तो उसी तरीके से पर्वत, पठार, मैदान, खाइयाँ, ट्रेंचेज, गहरी गहरी, इस तरीके से गहरी गहरी खाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी बहुत गहराई में। तो ये सब खाइयाँ और जो है पर्वत, पठार, ये सब देखने को मिलेगा, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कहाँ पर कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, इनका सीरियल क्या है, सीक्वेंस का है क्या है, तो ये पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं महासागरीय नितल उच्चावच, इसको बोलते हैं महासागरीय नितल। नितल का मतलब क्या होता है, बॉटम, अंग्रेजी में कहते हैं बॉटम। और उच्चावच, उच्चावच का मतलब क्या होता है, ऊंचा नीचा। उच्चावच का मतलब क्या होता है, ऊंचा नीचा, अंग्रेजी में कहते हैं रिलीफ। तो ओशनिक बॉटम रिलीफ, बॉटम का मतलब क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, बॉटम हो गया। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, टॉप कहलाता है। तो बॉटम, इस बॉटम पे ही, बॉटम मतलब जो इसका नितल है, निचला भाग है, यहीं पर तो तमाम उच्चावच बने होंगे, यहीं पर तमाम उच्चावच बने होंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं महासागरीय नितल उच्चावच। तो महासागरीय नितल उच्चावच का अध्ययन करेंगे।
हमारा पहला टॉपिक होगा जो हम लोग अध्ययन करेंगे महासागरीय नितल उच्चावच। महासागरीय नितल उच्चावच के साथ साथ में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें लवणता का अध्ययन करेंगे। किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? लवणता मतलब नमक। पानी महासागरीय जल में नमक बहुत होता है, लगभग कई प्रकार के नमक होते हैं, जिसमें 9 प्रकार के प्रमुख नमक होते हैं। 9 प्रकार के प्रमुख नमक होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य नमक होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, फार्मूला क्या है? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड सबसे प्रमुख नमक होता है। तो ये सब इसीलिए समुद्र का जल खारा है। एक गाना भी है, सारा समुद्र मेरे पास है फिर भी एक बूंद मेरी प्यास है। गाना नहीं, सारा समुद्र मेरे पास है फिर भी एक बूंद मेरी प्यास है। जैसे समुद्र में हीरो चल रहा होता है नाव लेकर के, प्यासा होता है बेचारा जो है, तो अब पानी तो पी नहीं सकता है। समुद्र का पानी आप मुंह में डालोगे तो अंदर जाएगा ही नहीं, इतना भारी होता है, इतना खारा होता है कि मुंह में डालते ही आप उल्टी हो जाएगी, निकल जाएगा पानी। उस प्यास नहीं बुझा सकते भाई। यहीं आप अपने गांव का ही पानी देखो, कहीं कहीं इतना खारा पानी है कि मुंह में डालते ही जो है उबकाई से आ जाती है, उलट दोगे, अंदर जाएगा ही नहीं। और समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, और खारा होगा, नमक होगा तो भारी होगा। पानी क्या होगा? भारी होगा। अगर समुद्र में आपको तैरना नहीं आता है, समुद्र में कूद जाओ तो अपने आप तैरने लगोगे, डूबोगे नहीं, क्योंकि वो भारी होता है। भारी होता है तो जो है आप अपने आप उस पर तैरोगे। जितना पानी हल्का होगा उतने ज़्यादा जो है डूबने की संभावना ज़्यादा रहेगी, आप डूब जाओगे हल्के पानी में। लेकिन भारी पानी, नमक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी मिली होती हैं, तो समुद्र का पानी आपको डुबोएगा नहीं, आप तैरते रहोगे। तो इसमें लवणता का भी अध्ययन करेंगे। लवणता के साथ साथ में इसमें धाराओं का अध्ययन करते हैं। किसका? समुद्री धाराएं। समुद्र में जैसे हमारी पृथ्वी पर नदियाँ बहती हैं, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ऐसे ही एक निश्चित दिशा में हमारे जो महासागरों में क्या बहती हैं? समुद्री धाराएं बहती हैं। समुद्री धाराएं, जल तरंगें बहती हैं। ठीक है, तो समुद्री करंट्स का अध्ययन करेंगे, जो 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तो ये कैसे उत्पन्न होती हैं, किस दिशा में बहती हैं, सब हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि इनकी निश्चित दिशा होती है, इसीलिए इनको धाराएं कहते हैं। भाई नदियों की एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित दिशा में नदी बहती है। ऐसा तो नहीं कि गंगा जो है अभी जो है आपका पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है और कल जो है दिशा बदल देगी, पूरब से पश्चिम बहने लगेगी, ऐसा नहीं है। वो दिशा कब बदलती है? बहुत ज़्यादा लंबे जो है बायोलॉजिकल टाइम, वो जियोलॉजिकल टाइम में, काफ़ी लंबे भूवैज्ञानिक काल में अपना दिशा बदलती है। जैसे गंगा आज बह रही है जिस दिशा में, प्राचीन कब, बहुत पहले जब इंसान भी नहीं था इस पृथ्वी पर, तो ये गंगा शिवालिक के नाम से बहती थी, पूरब से पश्चिम दिशा में। किधर बहती थी? पूरब से पश्चिम दिशा में। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसके सहारे सहारे बहती थी, इसीलिए इसको शिवालिक कहा जाता था। हम लोग पढ़ेंगे जब भारत का भूगोल, तो वहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो वो दिशा जो है बदलने की उसकी बहुत जो है लंबे समय लगता है। तो इस तरीके से एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह होता है समुद्रों में, तो उसे क्या कहते हैं? धाराएं कहते हैं या करंट्स कहते हैं। तो धाराओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। कई धाराएं दे देगा, कहेगा निम्न में से 4 धाराएं दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी धारा गर्म है। तो कॉन्सेप्ट में बता दूंगा कि गर्म धाराएं किस प्रकार से होती हैं और ठंडी धाराएं किस प्रकार से होती हैं, तो आप आसानी से पहचान जाओगे। छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में सब में पूछा जाता है कि धाराएं जो है गर्म और ठंडी धाराएं कौन कौन सी पहचानना है उसको। और इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे ज्वार भाटा। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्वार भाटा पढ़ेंगे। समुद्र में ही तो आते हैं ज्वार भाटा, सागर महासागर समुद्रों में ही तो ज्वार भाटा आते हैं। तो टाइड्स का अध्ययन करेंगे। टाइड्स क्या है? ये मुख्य रूप से चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से, भाई चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी पर, हमने बताया कि हमारे जो ब्रह्मांड के पिंड हैं वो अपना अपना क्या रखते हैं? मास रखते हैं और गुरुत्वाकर्षण रखते हैं, जिसके कारण भारी पिंड का छोटा पिंड क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब इसी तरीके से चूँकि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी से छोटी है, तो हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगाती है? चंद्रमा लगाती है। अब चंद्रमा लगाती है, चंद्रमा के पास भी गुरुत्वाकर्षण है, तो चंद्रमा ज़्यादा दूर भी नहीं, 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से, और सूर्य तो बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य भी अपना गुरुत्वाकर्षण डालता है पृथ्वी पर, लेकिन उसका प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ता है। चंद्रमा नज़दीक है तो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है कौन? चंद्रमा। तो पृथ्वी तो खींचेगी नहीं, पृथ्वी का कौन सा भाग खींचेगा? जलीय भाग। पृथ्वी का कौन सा भाग खींचेगा? जलीय भाग। जो महासागर वाला सागर वाला जल है, 15 करोड़, मैंने लाख कहा है,
नहीं 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा नहीं 3,84,000 चंद्रमा है। 3,84,000 किलोमीटर क्या है, चंद्रमा है। और सूर्य जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर राउंड फिगर में 14.98 करोड़ किलोमीटर है। वैसे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन राउंड फिगर में कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो चंद्रमा अपनी तरफ जब खींचती है पृथ्वी को, तो पृथ्वी का जलीय भाग हल्का है, तो जलीय भाग क्या हो जाता है, खिंच जाता है, ऊपर की तरफ खिंच जाता है। तो इसे ऐसे ही ज्वार की उत्पत्ति होती है, ज्वार की इसी तरीके। तो इसका पूरा कंसेप्ट से हम समझाएंगे कि पृथ्वी पर ज्वार कब कब आते हैं, भाटा कब कब आते हैं, ये सब कैलकुलेशन करके पूरा बताएंगे। और पांचवा हम लोग अध्ययन करेंगे प्रवाल भित्तियों का। किसका अध्ययन करेंगे, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स। ये बहुत ही विचित्र स्थलाकृति है। प्रवाल भित्ति जो है, कोरल्स हमारी पृथ्वी पर, हमारे सागरों की एक बहुत ही विचित्र जो है स्थलाकृतियाँ हैं, जो जीव बनाते हैं। कौन बनाते हैं, जीव बनाते हैं। मूंगे की चट्टान जिसको कहते हैं, कौन सी चट्टान, मूंगे की चट्टान। मूंगे की चट्टान जो है कोरल्स बनाते हैं, प्रवाल बनाते हैं। प्रवाल एक जीव होता है, जिस तरीके से आपने शंख देखा होगा, पंडित जी के पास शंख होता है ना, तो शंख कौन बनाता है, जीव बनाते हैं। शंख एक्चुअली क्या है, कैल्शियम का जो है खोल होता है। जो समुद्र में बहुत सारे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनकी त्वचा जो है बहुत नाजुक होती है। अगर वो ऐसे ही समुद्र में रहेंगे तो समुद्र के खारे जल से उनकी त्वचा क्या हो जाएगी, झुलस जाएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो चारों तरफ एक आवरण बनाते हैं। कैल्शियम का क्या बनाते हैं, एक आवरण बनाते हैं। वही मतलब जैसे हम लोग लार निकालते हैं ना, थूकते हैं, ऐसे ही वो लोग लार निकालते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम के लार से क्या करते हैं, वो अपना आवरण बना लेते हैं, चारों तरफ अपना आवरण बना लेते हैं, उसी के अंदर वो रहते हैं। तो धीरे धीरे अंदर रहते हैं और उसी के अंदर रहते रहते वो मर भी जाते हैं, उसी के अंदर रहते रहते मर जाते हैं। तो हाँ, बहुत सारे जीव हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दो हैं। तो महासागरों में ऐसे बहुत सारे जो है कोरल्स हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर जो जमा होते जाते हैं, जो उसी के अंदर छोटे छोटे होते हैं, उसी के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। बॉडी कहाँ जाएगी, तो गल गई, उसी में गल जाती है, उसी में ख़त्म हो जाती है। जैसे आप यहाँ देखो, तालाब वाला में कभी कभी बरसात के समय पानी जब तालाब का बाहर आ जाता है, तो जो है सीप निकलते हैं। सीप देखा है ना, ये तुम लोग पता नहीं क्या गांव में रहते हो, सीप, घोंघा, हम लोग तो ये सब देखते थे, ला करके फूंक कर उसको सीटी बजाते थे, छोटे छोटे घोंघा लाते थे, ऐसे दबा करके वो बजाते थे, शंख टाइप का होता छोटा ना, तो वो वही सब तो हैं। अब वो सागरों में, महासागरों में बनते हैं, तो तमाम कलर के बन जाते हैं, तमाम कलर के बनते हैं, सफ़ेद ही नहीं बनते हैं, हरा, पीला, लाल, बहुत सारे कलर के बन जाते हैं। तो वो धीरे धीरे जमा होता रहता है, धीरे धीरे जमा हो जाता है, जिससे जो है प्रवाल भित्ति, भित्ति मतलब दीवाल, भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवाल। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, मूंगे की चट्टान। एक चट्टानी जो है आवरण बन जाता है। तो हमारे सागरों में बड़ा ही विचित्र जो है रचना है, और ये आपको लक्षद्वीप जाओगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप का निर्माण ही मूंगों की चट्टानों से हुआ है। जो लक्षद्वीप एक द्वीप है, उसका निर्माण किससे हुआ है, मूंगे की चट्टानों से हुआ, कोरल्स ने निर्माण किया है। और वहाँ बहुत, आप सर्च करना आज नेट पे जा करके, तो खूब लाल, पीला, हरा, नीला दिखाई देगा समुद्र के नीचे जो है कोरल्स द्वीप, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो उस तरीके से जो है प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो ये सारी 5-6 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनका जो है महासागर का या जलमंडल का अध्ययन करेंगे। इतने टॉपिक्स में एक एक टॉपिक जो है एक एक दिन में ख़त्म होगा, तो 1 हफ्ते में हम लोग जलमंडल ख़त्म कर देंगे।